हाय एवरीवन, दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। ये अनुच्छेद यदि आपने सारे देख लिए तो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मुश्किल ही है कि इनसे कोई अनुच्छेद बाहर से पूछा जाए। तो हमने इनको 2-3 कैटेगरी में किया है, जैसे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको पहले बता दिया, फिर इंपॉर्टेंट है उसको बताया है, और जो मौलिक अधिकार है उसको हमने बिल्कुल अलग से बताया है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो आपको पूरा आना ही चाहिए, तो वो हमने अलग से बताए हैं। 3 कैटेगरी में किया है। और हमने जो मौलिक अधिकार पर ट्रिक दी है, यदि अभी तक आपको याद नहीं हो पाए हैं सारे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के एक ट्रिकी वीडियो बनाया था, वो मैंने कल अपलोड किया है, तो उसको भी मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। इसी वीडियो का जब लास्ट होगा तो एंड स्क्रीन में वो आपको वीडियो मिल जाएगा, ट्रिकी ट्रिक्स करके मौलिक अधिकार ट्रिक्स करके उसमें लिखा है, तो आप उसको देख लीजिए। तो मौलिक अधिकार आपको वो एक बार देखने से ही, ध्यान से देख लेंगे तो पूरा आपको रट जाएगा। और मौलिक अधिकार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्शन वाइज, यानी कि कौन सी समता का है, कि कहां से कहां तक स्वतंत्रता का है, और किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो मेन आप चाहे टीजीटी से हो या पीजीटी से हो, दोनों सेक्शन के लिए, दोनों लेवल के लिए मौलिक अधिकार तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से एफर्ट डाला है, जो कि आपको एक बार सुनने से वीडियो लर्न हो जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोलपाथ के नाम से सर्च करके, और या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये 3 लिस्ट जो दी गई, आपको यदि किसी भी टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप फॉलो कर लीजिए। शिक्षक बिहार, ये जो बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट लगी हुई है, इसमें काफी सारे टॉपिक दिए हैं। मैराथन में ऑल टॉपिक हैं, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप ये तीनों लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बिहार के लिए जा रहे हैं यदि आप, तो जो है बहुत कम टाइम बचा है, तो देख लीजिए जिस टॉपिक में पकड़ना हो तो उसी टॉपिक पे जाइए, अदरवाइज रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और यदि आप अभी आपका एग्जाम दूर है तो आप ये तीनों लिस्ट फॉलो कर लेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आज का जो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो सारे हम देखेंगे अब। और अच्छा ये बात है कि इनकी लिंक आप चैनल पे विजिट करके भी ले सकते हैं, जो ये प्लेलिस्ट है, और डिस्क्रिप्शन में भी इनका हमने लिंक लगा रखा है, तो आप वहां से भी इनको अवेल कर सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट ये 3 हमने यहाँ बताई, क्योंकि ये 3 अभी इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। इसके अलावा भी वहां पर और बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सारी लगा रखी हैं। तो चलिए अब आ जाइए, ये आपके जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखे हैं हमने। इनसे जो है बहुत ज्यादा आने की उम्मीद है इस बार, तो हमने ये रख दिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। और इनको पहले आप देख लीजिए। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि जो नागरिकता संबंधी जितने भी नियम रेगुलेट किए जाएंगे, इसकी शक्ति किसको है? संसद के पास है। तो इसको शॉर्ट में समझिए, आपने पढ़ा होगा। और अनुच्छेद 15 का जो है सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% शिक्षा संस्थान है उसमें आरक्षण होगा। अब देखो, सबके लिए तो पहले ही हो रखा है, एसटी एससी ओबीसी के लिए सब पहले ही हो रखा है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस यानी कि जो गरीबी उससे होंगे, तो ये सवर्णों का एक प्रकार से आप मान लें, तो कभी सवर्णों करके आ जाए। सवर्णों के लिए कब किया गया, ये क्या बोलते हैं, जो संशोधन कब किया गया और कितना % इनको दिया गया है, किस किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भाई ये जो 15 का सब सेक्शन 6 है, इसमें ईडब्ल्यूएस को 10%, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनको 10% शिक्षा में, शिक्षण संस्थानों में मिला है आरक्षण। ठीक है। और जो 16 का सेम सबसेक्शन यानी कि 6, वो ईडब्ल्यूएस को 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है। और इसके अलावा एक और चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो 15 का सबसेक्शन 5, जो 15 का सबसेक्शन 5 है, यहाँ पर 5 कर लेते हैं, 5। तो जो 15 का सबसेक्शन 5 है, ये क्या कहता है कि एसटी एससी ओबीसी, ठीक है, कौन कौन से? एससी, एसटी और ओबीसी, इनको क्या करता है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा दे रहा है। तो देख लीजिए, सिर्फ 15 का सबसेक्शन 5
15 का सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है? ओबीसी, एसटी और एससी इनकी बात कर रहा है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की, जबकि उसी 15 का सबसेक्शन सी जो सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की 10% जो है आरक्षण की बात करता है, कहाँ? शिक्षण संस्थानों में। और जो 16 का 6 है सेम इसी तरह 16 का 5 देखें, सॉरी 5 नहीं होगा, इसमें 4 होगा। जो 16 का सबसेक्शन 4 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी इनका कहाँ होगा? जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें आरक्षण की बात कर रहा है। तो देखो 16(4) जो है एससी, एसटी और ओबीसी इनके लिए क्या है? नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर रहा है। कौन? 4, 16 का 4 और 16 का 6। तो ये दोनों जो सब सेक्शन है आपके, ये जो है आप पक्का याद रखेंगे। यहाँ पर देखो अनुच्छेद जो 16 है ये किससे संबंधित है? लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है, लेकिन फिर क्या कहता है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने के लिए अगर कोई भेदभाव किया जाता है राज्य के द्वारा तो वो भेदभाव नहीं समझा जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो 15 किससे संबंधित है? ये धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर क्या है? यहाँ पर भेदभाव से रोक लगाई जाती है। तो इसमें भी, लेकिन ये यहाँ भी यही कहता है कि अगर राज्य ऐसा कुछ करेगा, जो पिछड़े लोग हैं इनको आगे लाने के लिए ऐसा कोई आरक्षण कर रहा है, तो यहाँ पर कोई ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर भी मतलब समानता दी गई है, लेकिन उसको असमानता में नहीं रखा जाएगा अगर पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए कोई राज्य कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है 15 में, लेकिन यदि पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए राज्य कुछ उनको अलग से सुविधाएं दे रहा है तो वो भेदभाव के अंतर्गत नहीं आएगा। ये भी कहा गया है, इसी में सबसेक्शन में कहा गया है। तो देखिए जी, ये लोक नियोजन में और क्या है? भेदभाव संबंधित जो दोनों अनुच्छेद हैं, इनके 2-2 सबसेक्शन आप याद करके रखिएगा। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा सा यहाँ देखना था क्या है इनके अंदर। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और यही कहता है आगे, यही आगे क्या कह रहा है कि जो है सामाजिक, आर्थिक और समाज कल्याणकारी समाज की बात कौन करता है? तो यही अनुच्छेद करता है। ठीक है। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की बात कौन करता है? तो यही अनुच्छेद ही करता है। फिर देखेंगे 40 में आ जाएंगे। 40 में कहा गया कि राज्य जो है पंचायत गठित करेगा, यानी राज्य जो है पंचायत गठित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। अब गठित हो गई लेकिन पूछता है, ये आपके राज्य जो नीति निर्देशक तत्व हैं उससे ये भी है और ये भी है, और 44 भी है, नीति निर्देशक से ही है, बहुत सारे नीति निर्देशक से हैं। तो 44 में क्या कहता है? सिविल संहिता की बात करता है कि जो है एक, तो ये 44 में क्या कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता उपलब्ध कराएगा। आ जाते हैं 48 पर। तो 48 क्या कहता है? ये कहता है कि दुधारू कृषि, जो दुधारू होंगे और कृषि महत्व के पशुओं के वध पर रोक लगाई जाएगी राज्य के द्वारा। और इसी में है कि कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक ढंग से होगा। तो देख लीजिए इतना सारा इसमें दिया गया है। जो कृषि और पशुपालन है वैज्ञानिक ढंग से होगा और वध पर रोक लगेगी। 2 चीजें दी गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे 48A, वन एवं वन जीव। ठीक है। तो इसको जो है ये 44th अमेंडमेंट था, इसके द्वारा, सॉरी 42nd अमेंडमेंट था, उसके द्वारा यहाँ पर इसको डाला गया है। तो इसको कैसे, ये भी जरूरी है। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको डाला गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। 1976 में इंदिरा जी के टाइम पे ये संशोधन किया गया था, और इसमें कहता है राज्य पर्यावरण संरक्षण संवर्धन करेगा और जीवों के जो वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। आते हैं 50 पर। 50 क्या कहता है कि जो राज्य है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखेगा। नेक्स्ट है, जो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते की बात करता है, और इसमें जो कहता है कि शांति एवं समझौता को बनाए रखेगा कौन? राज्य, और विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेगा, मध्यस्थ की सहायता कोई के माध्यम से करेगा। ये सारी बातें इसमें कही जाती हैं। आ जाते हैं 51A में। 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 51A में आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और कहां पर दिए गए हैं? भाग 4 का
भाग 4 काम में दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में ही आता है। ये भी कौन सा 42nd संविधान संशोधन इसी के द्वारा आता है। तो ये जो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये लाया जाता है। और क्या होता है कि ये 42nd अमेंडमेंट बहुत बड़ा अमेंडमेंट होता है, इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये इंसर्ट किए जाते हैं मौलिक अधिकार। शुरू में 10 थे, अब 11 हो गए हैं, ठीक है। 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें माता पिता संरक्षक जो हैं उनको ड्यूटी बताई गई है कि बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजो, जो कि इनको शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है, तो माता पिता उनको स्कूल पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी इसमें दी गई है, ड्यूटी दी गई है। चलिए शॉर्ट में देखेंगे, आगे देखते हैं 53 क्या कहता है। 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि जो केंद्र संघ है तो इसकी कार्यपालिका शक्ति कहाँ होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा 53 जो है कह रहा है। 61 में महाभियोग, जो राष्ट्रपति की महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है, और महाभियोग के प्रोसेस के तरीके से कई सारे अधिकारी निकाले जाते हैं, तो पदाधिकारी निकाले जाते हैं, बट महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है। तो ये 61 क्या कहता है? महाभियोग प्रक्रिया की बात करता है कि किस किस प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटाया जाएगा। आगे क्या है? अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होगी। तो 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जबकि 75 क्या कहता है? सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है कि 75 में जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। देख लीजिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात की गई है, लेकिन व्यक्तिगत जो मंत्रिपरिषद होगी वो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद नहीं, जो मंत्री होंगे, मंत्री वो क्या करेंगे? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो देख लीजिए, व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ऐसा जो है 75 में बार बार ये 75 में दिया गया है, और सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखेंगे 78, अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को सूचना देगा। मंत्रिपरिषद से संबंधित जो मंत्रिपरिषद के निर्णय होंगे, डिसीजन होंगे, वो सारी सूचना क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। ऐसा इसका कर्तव्य है, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है पीएम का कि सारी सूचना मंत्रिपरिषद से संबंधित किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और जो वो सूचना भी देगा जो राष्ट्रपति पूछेगा, मांगेगा कि ये इस बारे में हमें सूचना पहुंचाई जाए, तो वो सूचना भी देगा राष्ट्रपति को। ऐसा बोला गया है 78 में। और 75 में 3 सेक्शन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, उनको आगे देखेंगे। अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल्स हैं सिर्फ वहां दे रहे हैं, बाकी जो मतलब इंपॉर्टेंट है वो आगे रखे हैं, उनको हम देखेंगे। फिर 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। 72 में क्या है? जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां होती हैं वो जो है मृत्युदंड को माफ कर सकता है, उनको कम कर सकता है ना, और सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, ये सारी शक्तियां इसके पास होती हैं। उतना डेप्थ में नहीं जाना है, तो ये 72 के अंतर्गत बताई गई हैं। फिर आता है 123 राष्ट्रपति अध्यादेश। तो 123 के तहत क्या करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा जब संसद में सत्र ना चल रहा हो, तो और किसी विषय पर ऐसा आवश्यक लगे राष्ट्रपति को कि नहीं इस पर अध्यादेश जारी करना, मतलब कुछ नियम कानून आना जरूरी है तुरंत, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे देखेंगे 143, तो राष्ट्रपति की परामर्शी शक्तियां इसमें आती हैं। इसमें क्या होता है कि 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? किसी विषय पर अगर वो विषय राष्ट्रपति को क्लियर नहीं है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपना जो है परामर्श ले सकता है। लेकिन परामर्श देखो देने के लिए ना ही सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है, और ठीक है अगर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे भी देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं, ये सब सिर्फ परामर्श ही है सब कुछ, इसीलिए परामर्श कहा गया है। देखेंगे 64 में क्या बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अधिकारी होगा। उपराष्ट्रपति जो है क्या होगा? पदेन अधिकारी होगा, यानी कि उसका सदस्य नहीं होगा, वो पदेन अधिकारी होगा। कहाँ का? राज्यसभा का, ठीक है।
राज्यसभा का, राज्यसभा का जो है पदेन अधिकारी होगा। 65 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है किसी भी वजह से या हटाए जाने से, उसको हटाए जाने से क्या हो सकता है, जब उसका पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। ठीक है, कार्यभार संभालेगा कौन? उपराष्ट्रपति। तो ये बात करता है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? इसमें क्या है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां आ जाती हैं, राष्ट्रपति से कम होती हैं, लेकिन इसके पास भी क्षमादान शक्तियां होती हैं, ये आ जाती हैं। 249 में क्या है कि राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि बनाने की शक्ति होती है। यदि कोई विषय राष्ट्रीय हित का है और उस पर जो है राज्यसभा अपना क्या कर सकती है, जो प्रस्ताव पारित कर देती है, तो उस पर जो है क्या हो जाता है कि संसद को वो अधिकार मिल जाता है कि राज्य सूची के विषय पर क्या कर सके, विधि बना सके। राष्ट्रीय हित में कोई विषय है तो उस पर राज्य सूची पर संसद विधि बना सकती है। नेक्स्ट देखेंगे 108 में क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जब दोनों सदनों में किसी विचार पर जो साधारण बिल होते हैं उनमें मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक के थ्रू उसको जो है निपटाया जाता है, और अब तक जो है 3 संयुक्त बैठक हुई हैं। आगे देखेंगे 267 में क्या कहता है। अच्छा, संयुक्त बैठक क्या होगा कि चलो यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बात करेंगे, यहाँ सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आगे हम इसको बताएंगे। 267 क्या है कि आकस्मिक निधि के बारे में बात करता है, और आकस्मिक निधि 2 प्रकार की होती है, केंद्र और राज्य, और दोनों के लिए यही अनुच्छेद काम करेगा। ठीक है, दोनों के लिए यही अनुच्छेद काम करेगा। बस केंद्र की जो आकस्मिक निधि किसके अंडर में होगी, राष्ट्रपति के अंडर में होगी, यानी कि राष्ट्रपति इसके अंडर में होगी, इसके अधिकार में होगी, और राज्य का जो होगा वो राज्यपाल के अधिकार में होगी। ये अंतर होगा, बाकी इसी आर्टिकल के अंतर्गत दोनों केंद्र एवं राज्य की आकस्मिक निधि है इसका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा 109, ये सब धन विधेयक की बातें हो रही यहाँ पर। तो 109 के अंतर जो धन विधेयक है उसकी क्या बताएगी, प्रक्रिया बताई गई है, और 110 के अंतर्गत परिभाषा दी गई है धन विधेयक की, और 112 के अंतर्गत बताया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। 112 के अंतर्गत क्या, कौन सा शब्द यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि टोटल बजट की बात करी गई है, लेकिन बजट शब्द यूज नहीं किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण को यूज किया गया है। अगर पूछता है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है प्रावधान कहाँ है, कहाँ पर इसका उल्लेख है, तो 112 में है। अगला क्या है कि 105 संसदीय विशेषाधिकार इसके अंतर्गत आ जाते हैं, और ये जो है 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, जो अनुच्छेद 148 है इसके अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और अनुच्छेद 1 क्या है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहता है, और ये इंपॉर्टेंट है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ऐसा कहा जाता है भारत के बारे में। जो भारत का संघ है कि राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है, संघ अविनाशी है। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए क्षेत्र के प्रवेश और स्थापना की शक्ति संसद के पास होगी। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमाओं के में नामों में परिवर्तन, ये सब कौन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए जाएंगे, यानी कि नए राज्यों का निर्माण हो जाएगा, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा, ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो है क्वेश्चन थे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपके जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या, अनुच्छेद थे, और इसके आगे हम जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देख रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बीच में मिक्स किए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कौन कहता है, 9 कहता है। 11 जो कि हमने वहां पर देख लिया है पहले ही, लेकिन फिर देख लीजिए कि नागरिकता संबंधी विषय पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और 12 कहां से, 12 से ही जो है मौलिक अधिकार शुरू होता, भाग 3 कहां से, 12 से शुरू होता है। ठीक है,
12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं और 12 में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो अनुच्छेद 12 में दी गई है। 13 जो है मौलिक अधिकारों को असंगत करने या अल्पीकरण करने वाली विधि के बारे में है, यानी कि जो विधियां मौलिक अधिकारों से असंगत होंगी, अल्पीकरण होंगी, वो स्वतः ही जो है अमान्य हो जाएंगी। तो इसके अंतर्गत एक आच्छादन का सिद्धांत दिया गया है, जहां तक वो मौलिक क्या है, जो मौलिक अधिकार हैं उनको आच्छादित कर रही हैं, तो वहां तक वो स्वतः ही शून्य हो जाएंगी। फिर पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया, आदित्यजन का सिद्धांत दिया गया है। तो यही यही इसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जो आदित्यजन का सिद्धांत है, व्यक्ति मौलिक अधिकार का परित्याग जो है नहीं कर सकता है, ठीक है, परित्याग नहीं कर सकता है, ये है। तो इसमें इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने यूं ही लिख दिया आपके नॉलेज के लिए। चलिए बस इतना याद रखिए कि जो अनुच्छेद 13 है वो मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य करेगा। आगे देखेंगे जो 14 है, अनुच्छेद 14 कानून के समझ समता की बात करता है, ये मूल अधिकार है आपका। 16 क्या है, लोक नियोजन में सभी को समानता की बात करता है। और ये हमने जो मौलिक अधिकार अलग से दे रखे हैं पर यहाँ बीच में है, तो देख लेते हैं। जो 103वां संशोधन है ये 2019 में होता है और इसी के तहत जो हमने अभी बात की थी 15 अनुच्छेद 15 के सबसेक्शन 6 में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण ईडब्ल्यूएस को यानी कि सवर्ण 10% दिया गया है, ठीक है। फिर ये जो है 2003 का संशोधन इसी के जरिए 2019 में होता, सॉरी 103वां संशोधन 103वां संशोधन और 2019 में किया जाता है। और इसमें जो है क्या थोड़ा सा एक क्लॉज और जोड़ा जाता है 16 में। 16 के सब सेक्शन सी में क्या कहा गया है कि 10% सरकारी सेवाओं में, ठीक है, सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की बात की गई है। 10% आरक्षण की बात की गई है कहां, सरकारी सेवाओं में, सवर्ण यानी कि ईडब्ल्यूएस। चलिए आगे देखेंगे। जो अनुच्छेद 19 है इसका अनुच्छेद 19 के सबसेक्शन ए में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं आपको। ये नागरिक अधिकार है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और ये कहाँ दिया गया है, ये अनुच्छेद 1 के जो अनुच्छेद 1 का सबसेक्शन का है उसमें दिया गया है। अब इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी दी गई है, वो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता। एफ में आपका संपत्ति का सिद्धा वो अधिकार था जो कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है और इसको 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। 300A के अंतर्गत एक ये विधिक अधिकार बन गया है। तो अब इसको एक जो है हम ट्रिक से देखेंगे। क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया, बातचीत की, फिर हमने सम्मेलन किया यानी कि हमने पार्टी की, पहले बातचीत की, फिर पार्टी की, फिर अपना ग्रुप बनाया, भारत भ्रमण पर निकल गए। भारत और पूरे भारत में भ्रमण करते करते जहां अच्छा लगा वहीं पर हम क्या करने लगे, निवास करने लग गए। और नई जगह में हमें किसी ने जो है रुपए पैसों की मदद की नहीं, तो हमने क्या किया, व्यापार कर लिया, अपना खर्चा चलाने के लिए व्यापार कर लिया। तो रुपए पैसे का मदद नहीं की, यानी रुपया पैसा हमें किसी ने नहीं दिया, तो यहाँ नहीं कि इसमें जो है संपत्ति का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। उससे आप रिलेट कर लीजिए। ये आपकी स्टोरी हो गई छोटी सी, इससे आप इसका सीक्वेंस याद रखेंगे, सीक्वेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या है कि अनुच्छेद जो 20 है ना, ये 2 सिद्धि से संरक्षण का अधिकार देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर हमने लिख रखे, मेंशन कर दिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो नहीं है। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो सीक्वेंस है ना ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिए आगे देखेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि से संरक्षण का अधिकार आपको दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये आपको प्रदान की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 21A में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या है, फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड की गई है। और ये एक मौलिक अधिकार बन चुका है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आता कब है,
ये आता है कब? 86th अमेंडमेंट कब होता है? ये 2002 में होता है। ठीक है, 2002 में हो जाता है, लेकिन इसी अधिनियम के फर्दरेंस में निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 2009 बनता है और 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाता है। खैर उसको छोड़ो, ये 2002 में आता है। ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो है ये लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद जो है 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरी कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से अनुच्छेद कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, चाहे आपातकाल ही क्यों ना चल रहा हो देश में, लेकिन अनुच्छेद 20 एंड 21 निलंबित नहीं होंगे, वो बने रहते हैं हमेशा नागरिकों के पास। ठीक है, और 20 और 21 में क्या है अभी हमने आपको बताया ही है। चलिए फिर देख लीजिए, दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार है, और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। तो अगर अनुच्छेद ना पूछ के ऐसे पूछ ले सेंटेंसेस में, तब भी ध्यान रखना, जो दोष सिद्धि से अपराध दोष सिद्धि, अपराध यहां पर लग जाएगा, अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण, तो ये सारे जो हैं 2 अधिकार आपके कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। आ जाते हैं अनुच्छेद 22 में, इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है आपको, और इसमें जो है 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमने यहाँ लिख रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? पहला तो यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसको जो है कारण बताओ, शॉर्ट में लिखा है। दूसरा क्या कहता है? जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है उसको अपने पसंद का वकील करने की छूट होनी चाहिए, यानी कि उसको अनुमति दे दो अपने पसंद का वकील करे। और उसी में जो एक बात और कहता है ये कि सेकेंड पॉइंट है कि जो 24 घंटे के अंदर क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होता है। और जो ये मजिस्ट्रेट शब्द है ना, सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है, सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है। कहाँ? संविधान में। संविधान में। यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है कि जो है मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो भाई मजिस्ट्रेट शब्द जो है एक ही बार प्रयोग हुआ, वो भी अनुच्छेद 22 में जो है हुआ है। तो ध्यान रखना, ये छोटी बातें हैं, और हम पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अलग से पूछता है कि मजिस्ट्रेट वर्ड का शब्द कहाँ यूज हुआ है, तो फिर दिमाग में क्लिक नहीं करता है। इसलिए मैं ये छोटी बारीकियां आपको बताती जा रही हूँ। और अगला क्या है आपका 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, यानी कि आप धर्म से संबंधित है, ये धार्मिक उसमें आता है। 25 से 28 तक आपके धर्म के अधिकार आपको मिले हुए हैं। तो इसमें जो किसी भी धर्म के आचरण, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। चलो इनको सबको हमने आगे मौलिक अधिकार अलग से मैंने दे रखा है, तो उसमें देखेंगे। और सीधे चलते हैं हम अपने दूसरे आर्टिकल्स पे। 30 वही है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने का जो है स्थापित करने और उनको प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। जो 29 है, ये क्या कहता है? भाषा, लिपि इन सबको बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, किसी भाषा, लिपि यानी कि जो उनकी अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है उन सबके संरक्षण की बात करता है, भाषा, संस्कृत। 22 क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक क्या? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार, यानी कि अगर किसी के मौलिक अधिकार वायलेट किए जा रहे हैं, तो इस अनुच्छेद, इसके तहत क्या होता है कि वो व्यक्ति जाकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों को रिस्टोर करवा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ये डीपीएस से संबंधित, यहाँ पर कुछ प्रावधान आपको दिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ है? भाग 4 में है। कहाँ से है? 36 से 51 तक है। ठीक है, 37 में क्या है? डीपीएसपी वाद योग्य नहीं, यानी कि अगर ये जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य इनको लागू नहीं करता है, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं कर रहा है, कदम नहीं उठा रहा है, तो इनका जो है न्यायालय में जाकर के जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं कि राज्य ऐसा नहीं कर रहा, तो वाद योग्य नहीं है, यानी कि इनमें केस नहीं किया जा सकता है। 38 क्या कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, और इसी में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। उद्देश्य क्या है इसका? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 38 में इसकी बात की गई है, और इसका उद्देश्य क्या है 38 अनुच्छेद का? कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। सीधे क्वेश्चन आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो भाई 38 में है।
ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ, बता रही हूँ, उनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का गठन हो चुका है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर है इसका, कि राज्य जो है पंचायतों के लिए प्रयास करेगा, तो ये 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 39 ए की बात करेंगे, निःशुल्क विधिक सहायता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है भाई, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो निःशुल्क विधिक सहायता की बात इसमें की गई है। तो इसमें कहा क्या गया है कि राज्य जो है नागरिकों को समान न्याय प्रोवाइड करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु कदम उठाएगा, यानी कि कोई गरीब है तो उसको निःशुल्क जो सरकारी वकील वगैरह हैं उनको वो देने के लिए कदम उठाएगा, यानी कि ऐसा किया जाएगा। तो ये जो है जोड़ा कब गया है, ये पहले नहीं था, ठीक है, कब जोड़ा गया है, ये जो 39A जोड़ा कब जाता है, ये जोड़ा जाता है, ये भी आपका जो है 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा जाता है ये भी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, संशोधन के द्वारा ये जो है जोड़ा गया था। कौन सा, निःशुल्क विधिक सहायता, इंदिरा जी ने जो है इसको जुड़वाया था, उसके पहले ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था, प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे आगे, आगे क्या है कि अगला क्या है आपका, अनुच्छेद 48 की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है 48। इसमें क्या बात होती है कि दुधारू कृषि और कृषि के महत्व, जो कृषि महत्व के पशु होंगे उनका वध नहीं होगा, और जो कृषि और पशुपालन कैसा होगा, वैज्ञानिक तरीके से होगा, ठीक है। पशुपालन कैसे होगा, वैज्ञानिक तरीके से होगा। तो दोनों में से कोई चीज पूछ ले तो वो आपका 48 के अंतर्गत आ जाएगा। 48 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जोड़ा पहले नहीं था, जोड़ा कब गया है, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। संघ सूची से समवर्ती सूची में इसको लाया गया है। तो ये भी जो है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जबकि ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप डाल लीजिए इसको, बहुत पूछा जाता है। दोनों ही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखेंगे आगे 44, ये हमने देख लिया है, नागरिकों के लिए एक जो है एक समान सिविल संहिता जो है राज्य क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। और सबसे पहले जो एक समान सिविल संहिता कहाँ, गोवा में शुरू की गई थी, पहला राज्य था समान सिविल संहिता शुरू करने वाला, इंपॉर्टेंट है ये भी। 45 अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 साल से कम उम्र के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह है, तो 6 साल से कम 45 जो है क्या करता है, 6 साल से कम बच्चों, जो 6 साल से कम एज के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान बता रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 46 क्या कह रहा है कि दुर्बल वर्ग के शोषण से रक्षा, शिक्षा का प्रावधान, SC ST के लिए ये सब बातें की गई हैं कि जो दुर्बल वर्ग है, यानी कि SC ST जो है, इनकी शोषण से रक्षा करेगा राज्य, और इनकी शिक्षा का प्रावधान करेगा, क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए हैं इसलिए। आगे 47 क्या कह रहा है कि पोषाहार जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, हानिकारक औषधियों एवं मादक पेय पदार्थों पर रोक लगाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पर देखो इंपॉर्टेंट लिखा है, जहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि पढ़ाते समय कभी ध्यान से निकल भी जाए, तो उसको ध्यान रखिएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपली ऐसे लिख दिया है, बस आपका नॉलेज है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, और नहीं नॉलेज है तो फिर उस पे आपको अब लास्ट टाइम में एफर्ट देना नहीं है। 50 क्या कह रहा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बहुत आता है, राज्य क्या करेगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखेगा, अलग रखेगा, यानी कि कार्यपालिका का जो है इन्फ्लुएंस न्यायपालिका पर नहीं पड़ने देगा। आगे क्या है 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौते एवं विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर विदेश नीति के रूप में इसको पूछता है, कभी कभी कहता है कि विदेश नीति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये 51 में ही है, क्योंकि ये विदेश नीति यानी अंतरराष्ट्रीय मामलों की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये भी आपका विदेश नीति में ही आ जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे, अब 51 ए है। 51 का सबसेक्शन जो ए क्या कहता है, मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे, जब ये इंसर्ट किए गए तो 10 थे। अभी कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये 11 हैं। ठीक है, भाग 4 का में इसको दिया गया है और 51 ए इसका जो है आर्टिकल नंबर है। ठीक है, और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जो है इसमें इंसर्ट किया गया है। 11वां कौन सा है, 11वां है माता पिता को ड्यूटी दी गई कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाओ, भेजो। आगे 52 देखेंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो 53 है ये क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। जो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति होता ही है। आगे देखेंगे 56 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। तो यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है, और उपराष्ट्रपति किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो दोनों चीज आप यहाँ पर देख लीजिए। आगे देखेंगे 61 महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किस तरह से हटाया जाएगा, प्रक्रिया प्रोसेस की बात उसमें की गई है। ये जो 267 है आकस्मिक निधि, इसके बारे में हमने बात कर ली है कि इसमें आकस्मिक निधि की बात होती है। राज्य एवं केंद्र दोनों की इसी आर्टिकल के अंतर्गत वर्णन दोनों के लिए किया गया है। बट जो संघ का होगा वो राष्ट्रपति के अधिकार में रहेगा और जो राज्यों का होगा वो राज्य संबंधित राज्य के राज्यपाल के अधिकार में होगा। 148 क्या करता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसकी बात करता है। नियुक्त किसके द्वारा होगी, हम शुरू में बात कर चुके हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में बात करता है। तो ये भी देखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 155 क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। 161 क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की शक्तियों के बारे में बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, या इसलिए जहां इंपॉर्टेंट नहीं, जहां पर इंपॉर्टेंट लिखा है, जहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, उन सब चीजों पर ध्यान देना। 163 क्या कहता है, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 165 क्या कहता है, राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, ये 165 के अंतर्गत इनका जो है वर्णन किया गया है। 167 क्या कहता है कि राज्य को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जैसे राज्यपाल को, जैसे कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं 78 के तहत, वैसे 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात कही गई है। आगे देखेंगे 168 राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था जो है की गई है। ठीक है, इसके किसके अंतर्गत, 168 के। 169 क्या कहता है, ये सब बहुत ज्यादा जहां इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है वो बहुत ही नॉर्मल है, आपको नॉलेज है तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए उनको, नहीं तो छोड़ दीजिए, लास्ट टाइम में एक्स्ट्रा आर्टिकल मत उठाइए। राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था है। और हाँ, आगे देखेंगे 169 की में क्या कह रहा है कि राज्यों में विधान परिषदों की रचना व उन्मूलन। देखो, रचना और उन्मूलन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो राज्यों में विधान परिषद, क्योंकि सब जगह नहीं है ना, 6 ही, सिर्फ 6 राज्य में आपकी जो है विधान परिषदें हैं। कौन से, MBA तक मैंने इसकी ट्रिक बनाई। आप अगर हमारी पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। MBA तक, MBA तक महाराष्ट्र, बिहार, आंध्रा और तेलंगाना, और यू से यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और के से कर्नाटका हो जाएगा। तो MBA तक ये हमने ट्रिक बनाई है, उसके द्वारा आप 6 विधान परिषदों की पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन जो है राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो ठीक है, तो इनका क्या होता है, उन्मूलन भी किया जा सकता है और क्या रचना भी की जा सकती है। तो ये कौन करेगा, संबंधित जो राज्य की जो है विधानसभा जब प्रस्ताव पारित कर देगी, ऐसा कुछ वहां पर जो प्रावधान है वो पूरा कर देगी, तो संसद इन चीजों को कर सकेगा। चलिए आगे देखेंगे। 170 क्या कहता है, राज्य में विधानसभाओं की संरचनाओं की बात करता है। 171 राज्य में विधान परिषदों की संरचना की बात करता है। आगे क्या कहता है कि 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि की बारे में बात करता है। और 173 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता की बात करता है। 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा, इसको आप पूछा जाता है। और जो है
194 महाधिवक्ता की शक्तियां की बात बताता है करता है। 200 के तहत राज्यपाल द्वारा क्या क्या बिल को स्वीकृत मिलती है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा 200 आर्टिकल 200 के तहत इनको राज्यपाल द्वारा जो राज्य के बिल होते हैं उनको जो है स्वीकृत मिलती है विधेयक को। 202 के अंतर्गत क्या है कि राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, इसके बाद जो राज्य विधानमंडल है 112 के अंदर केंद्र का जो है वित्तीय विवरण दिया गया है, यहाँ पर राज्य विधानमंडल का वित्तीय विवरण किसके 202 के तहत दिया गया है। 212 क्या कहता है, न्यायालयों जो कोर्ट हैं इनको राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछने का अधिकार नहीं है। 113 क्या कहता है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके तहत जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो देखो इसको सिर्फ एक नंबर 1 और 2 को आगे पीछे करना है। अगर 2 है अभी और पीछे 1 है, अभी हम 1 को आगे कर देंगे और 2 को पीछे कर देंगे और 3 अपनी जगह पे रहेगा, तो 123 के तहत क्या होगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। और 213 के तहत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता। तो फर्स्ट के 2 नंबर जो हैं वो आप उलट देंगे तो दोनों का अध्यादेश निकल के आ जाएगा। लास्ट वाला नहीं उलटना है, सिर्फ फर्स्ट के 2 अक्षर को यानी कि बीच वाले अक्षर को आगे पीछे करना है, बस वो आपका जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का निकल के आ जाएगा। तो राष्ट्रपति का तो बहुत ही इजी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कह लीजिए आप। 1 2 3 जो है राष्ट्रपति का हो गया और उसी को अब उलट दीजिए तो 2 1 3 राज्यपाल का हो गया। तो आप राष्ट्रपति का याद कर लीजिए 1 2 3। अब इससे इजी क्या ही होगा यार, गिनती है, बचपन से सीखी है। तो 1 2 3 राष्ट्रपति हो गया और इसी को थोड़ा सा 2 को आगे कर दीजिए, 1 को पीछे, 2 1 3 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, राज्यपाल का अध्यादेश जारी हो जाएगा। और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जैसे बताया वैसे लर्न कर लो, या फिर आपके पास कोई ट्रिक है तो उसे भिड़ा लो। ट्रिक भिड़ाना बहुत जरूरी होता है। आगे देखेंगे, ठीक है। 214 क्या कहता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई है। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें बताता है। 226 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति 226 के अंतर्गत है, तहत है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 108 क्या कहता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बुलाएगा कौन, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन किस आर्टिकल के तहत करेगा, तो 118 के तहत करेगा। इतनी चीजें इसमें याद रखनी है। तो इसमें जिसमें कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्षता कौन करेगा। ये 2 चीजें बहुत पूछी जाती हैं। किसके तहत करेगा, ये रेयर केस है, कम पूछता है, बट 2 चीजें बहुत पूछता है। पहली तो ये कि संयुक्त बैठक जो है किसके तहत है, तो होती है 108 के तहत, और अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, दूसरा पॉइंट ये 2 पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 72 के तहत क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 76 के तहत भारत का महान्यायवादी है उसकी बात कही गई है इसके तहत। 123 जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकेगा। अच्छा हाँ, इसकी हमने बात कर ली है, ये चलो आगे देखते हैं। 78 प्रधानमंत्री कार्यपालिका संबंधी सूचना राष्ट्रपति को देगा, हमने बात कर ली है कि प्रधानमंत्री की जो है राष्ट्रपति को सूचना देने संबंधी कर्तव्य, इसमें कर्तव्यों की बात की गई है। 352 जो राष्ट्रीय आपात की बात करता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 356 जो है क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है, इंपॉर्टेंट है। और ये अभी तक क्वेश्चन आ जाए कितनी बार लगा वित्तीय आपातकाल, तो एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं या फिर कभी नहीं, 2 भी ऑप्शन हो उसको टिक कर देना, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है इसकी, ठीक है। 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, बात हमने पहले ही कर ली है इसकी कि जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो पदेन सभापति होता है। आगे देखेंगे, पदेन अधिकारी भी आ जाता है, पदेन सभापति भी आ जाता है। 66 क्या करता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। और आगे देखेंगे 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये बात करता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 75 क्या कहता है,
75 देखो 3 चीजें कहता है। हमने सामूहिक उत्तरदायित्व की बात तो हमने पहले ही कर ली है, लेकिन इसके अंतर्गत 3 है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। 75 के अंतर्गत 3 चीजें यानी कि पॉइंट है आपके। पहला है नियुक्ति। नियुक्ति के बारे में दिया गया कि जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो नियुक्ति का प्रावधान 1 में सबसेक्शन 75 के सबसेक्शन 1 में है। 2 में क्या बताता है कि जो मंत्री नियुक्त हो जाएंगे तो वो मंत्री क्या होंगे कि प्रसाद पर्यंत जो राष्ट्रपति के, यहां लिख लीजिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे मंत्री। तीसरा क्या है कि सामूहिक उत्तरदायित्व तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तीसरा बताता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व तो होगा मंत्रिपरिषद का किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, ठीक है। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? मंत्रियों का, मंत्रिपरिषद का नहीं, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको नियुक्त किया है, उसके प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे। चलिए आगे देखेंगे। 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति हमने बात कर ली है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है किसी विषय पर, और सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है देने के लिए, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसकी सलाह को मानने के लिए, सब परामर्शी है। आगे देखेंगे, मनमर्जी है। 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 312 के तहत होता है। 249 की क्या कह रहा है कि इसके तहत केंद्र सरकार राष्ट्र हित में राष्ट्र सूची पर विधि बना सकेगी, ठीक है। इसके साथ हमने बात कर ली है, नहीं की है तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि केंद्र सरकार राष्ट्र हित में राष्ट्र सूची पर विधि बना सकेगी। आगे क्या है, ये 109 धन विधेयक प्रक्रिया की बात करता है, बात कर ली हमने। 10 क्या कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का जो है वर्णन कहाँ है, उल्लेख कहाँ है, तो भाई 112 में है। और बजट हम लोग कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हमें यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे क्या है, 105 संसदीय विशेषाधिकार की इसमें दिए गए हैं संसद को। 122 क्या कहता है कि संसदीय कार्यवाहियों की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। 163 क्या कहता है, अंतरराज्यीय परिषद की बात करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 262 अंतरराज्यीय जल विवाद निर्णय का प्रावधान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 243B है पंचायतों का गठन की बात करता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 243C जो है पंचायतों की संरचना की बात करता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 243G जो है पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियों और अधिकार की बात करता है, तो भाई ये भी दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 243 जो के है वो पंचायतों का चुनाव की बात करता है। तो पंचायतों के कुछ आर्टिकल हमने जो इंपॉर्टेंट थे उनके लिए भी एक ट्रिक बनाई है, अब कहीं किसी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, मुझे याद नहीं है। अगर आपके पास टाइम है एग्जाम देने के बाद, या अभी आपके एग्जाम दूर है, तो आप उसको चेकआउट करें। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन पे काफी सारी ट्रिक्स पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। आगे देखेंगे 275 जो है कुछ राज्यों की संघ से अनुदान की बात करता है। 280 जो है वित्त आयोग की स्थापना की बात करता है, इंपॉर्टेंट है। 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से ना वंचित किया जाना, ये बताता है। और इसी 300A में जो है संपत्ति आपका जो मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार था कभी, 7वां अधिकार आपका, वो इसी में उठा करके रखा गया है। आगे देखेंगे 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, ठीक है। 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। 324 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होंगे। यहाँ 330 क्या कह रहा है कि लोकसभा में SC ST के सीट का आरक्षण की बात कर रहा है। 368 संविधान में संशोधन की बात कर रहा है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 368। 370 क्या कहता है, जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रस्ताव की बात करता है। और 393 संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारत का संविधान है, तो इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, कहाँ है,
393 के अंतर्गत दिया गया है। ये अनुच्छेद है आपके इधर, मैं बार-बार अनुच्छेद नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये सब आपके जो इधर दिए गए अनुच्छेद हैं और ये आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई जगह पूछा जाता है कि भारत का संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, तो भारत का संविधान है। ये जो है क्या है, संक्षिप्त नाम है। आगे देखेंगे 48 वही है, दुधारू कृषि और कृषि महत्ता के जो महत्व के पशु होंगे उन पे रोक लगेगी उनके वध पर। 48(1) हमने ले लिया है, इसको पढ़ लिया है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण है, 42nd अमेंडमेंट है। अनुच्छेद जो है 343(1) क्या कहता है, संघ की भाषा। 343(1) क्या कहता है कि संघ की भाषा हिंदी लिपि हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो संघ की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि कैसी होगी, देवनागरी होगी। और 343 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि 15 सालों तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होती रहेगी। लेकिन वो 15 साल का टाइम कब का निकल गया, अभी चली रही है। आगे देखेंगे 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है आयोग बना सकेगा और उस जो आयोग बनेगा वो कैसे बनेगा, उसमें जो है देखो राष्ट्रपति क्या करेगा, संविधान की जो है समाप्ति, मतलब जब से संविधान बनना है उसके बाद 5 साल और फिर आगे 10 साल में क्या करेगा, आयोग गठित करेगा। और ये 30 सदस्यीय समिति होगी जिसमें 20 होंगे लोकसभा से, 10 होंगे राज्यसभा से। और ये कहां से है प्रावधान, ये सब अनुच्छेद, ये जो 8वीं सूची किससे संबंधित है, आपकी भाषा से संबंधित है ना। 8वीं सूची आपकी जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। तो इसी में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। अब ये मौलिक अधिकार हम अलग से देख रहे हैं क्योंकि मौलिक अधिकार आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, तो इनको हमने अलग से पूरा दे दिया है। तो आपके जो मेन मौलिक अधिकार हैं, जो नागरिकों के 6 अधिकार हैं, तो वो कहां से कहां तक मिले हैं, 14 से 32 तक मिले हैं। आगे पीछे जो 12 और 13 ये मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है और उधर जिससे इनकी सुरक्षा की जाएगी। और पीछे भी वैसे संबंधित हैं, कुछ सैनिकों से संबंधित हैं, कुछ संसद से संबंधित हैं। तो वो और कभी-कभी जैसे ये मार्शल लॉ लागू होगा तो कब जो ये मौलिक अधिकार जो है रोके जा सकते हैं, उन सब से प्रावधान है। बट आपको जो मौलिक अधिकार 6 मिले हैं वो 14 से 32 तक हैं। तो ये कैटेगराइज किए गए हैं। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से है, 23 से 24 के बीच में है। और धार्मिक स्वतंत्रता कहां से है, 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया है, ठीक है। और 31 में क्या था आपका, 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो पहले एक मौलिक अधिकार था, अभी उसके निकाल करके 44th अमेंडमेंट के द्वारा बाहर कर दिया गया है, 300A में रख दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन ये भी आता कितने अधिकार थे, तो 7 थे, अभी कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। चलिए देखेंगे हम आगे। ये इसका वीडियो ट्रिक में बना करके हमने दिया है, तो वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा, यानी कि जब आपका ये वीडियो खत्म होगा तो उसकी एंड स्क्रीन पर एंड में आपको ये वीडियो मिलेगा। एक तो बिहार टीजीटी पीजीटी टीजीटी का प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कई सारे वीडियो, लगभग 40 वीडियोस होंगे। और दूसरा आपको मिल जाएगा ये वीडियो, ये वाला वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने ट्रिक से बता रखा है। तो उसको जो है आप स्टोरी के थ्रू, मैंने ये बताया है सारा, तो स्टोरी के थ्रू आप उसको समझेंगे, याद हो जाएगा आपको। देखते समानता, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समता की समानता की बात की गई। अनुच्छेद 15 जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाई गई है। 16 क्या कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता बता रहा है। 17 जो है अस्पृश्यता छुआछूत का अंत की बात कर रहा है। 18 जो है उपाधियों का अंत की बात कर रहा है। फिर 19 से 22 में जो है क्या आता, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ये जो है घूमने फिरने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है, जो कि हमने पहले अभी देखा है अभी, ठीक है। फिर 20 क्या कहता है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। 21 के काम में क्या है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात हो रही है। और 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, गिरफ्तारी से
संरक्षण की बात करता है। इसमें क्या है कि गिरफ्तार किए व्यक्ति को कारण बताना होगा, उसको उसके पसंद का वकील करने के लिए छूट दी जाएगी और मजिस्ट्रेट के सामने जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। और मजिस्ट्रेट शब्द सिर्फ एक बार यूज किया गया है, 22 में, अनुच्छेद 22 में यूज किया गया है। ये पूरा वीडियो बहुत ही ट्रिक के साथ एक अच्छी स्टोरी के साथ गया है, जिससे आपको, अच्छी स्टोरी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि स्टोरी ऐसी है कि आपको मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। तो उसके साथ गया है, आप इसको पक्का देखिए। एंड स्क्रीन में लगा दूंगी मैं, तो आप एंड पे जाकर के आपको वो जैसे वीडियो खत्म होगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। आगे देखेंगे। तीसरा क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 के बीच में बात करता है ना। 23 और 24 में 3 क्या कहता है, 23 क्या कहता है कि बलात्, श्रम, मानव व्यापार यानी कि बेगार, इन सब पे जो है रोक की बात करता है। 24 क्या है, बाल श्रम पर रोक की बात करता है कि जो है ये 14 साल से कम उम्र के बच्चे क्या होंगे कि उनको किसी खतरनाक खतरे वाली जगह पर काम नहीं दिया करवाया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी क्या हुआ है, तो अभी इसको पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि अब उनको ये उम्र क्या है, पढ़ने की उम्र है। 6 से 14 साल तक के बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो उनका पढ़ना जो है मौलिक अधिकार है, इसलिए कोई भी कार्य उनसे नहीं कराया जा सकता है। आगे देखेंगे। चौथा जो आपका जो है अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो धार्मिक स्वतंत्रता आपको इसमें दी गई है। कहां से, 25 से 28 तक के में दी गई है। 25 क्या कहता है, किसी धर्म को मानने, आचरण करने यानी कि पूजा पाठ करने, उसका प्रसार करने की छूट देता है। 26 क्या कहता है, धार्मिक प्रबंधन, यदि आप मंदिर मंदिर बनाएं और कुछ कार्यक्रम करें उसकी जो है बात छूट देता है। 27 क्या कहता है, राज्य धार्मिक कर नहीं लगाएगा, यानी कि अगर आप मंदिर, आपका कोई मंदिर बनवाया, उसमें बहुत सारा चढ़ावा आने लग गया, तो ऐसा नहीं कि राज्य कर लगा के आपसे कर वसूलना शुरू कर दे, नहीं, नहीं ले सकता। तो धार्मिक कार्य जो होंगे उस पर जो है राज्य कर नहीं लगा सकता है, चाहे कितना भी वहां से इनकम या चढ़ावा आ रहा हो। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है, राज्य द्वारा स्थापित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो राज्य द्वारा स्थापित संस्थाएं होंगी उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सिर्फ उनको छोड़कर जहां पर कि जो संस्थान धार्मिक शिक्षण के लिए ही स्थापित किए गए हैं, जैसे कि हिंदू विश्वविद्यालय, मदरसा वगैरह वगैरह। आगे देखेंगे। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 5वां अधिकार है आपका, 29, 30 में आता है। ठीक है, क्या है ये, 29 में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात की गई, यानी कि इनकी भाषा लिपि संस्कृत बनाए रखने का इनको अधिकार दिया गया है। और 30 में क्या है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा पोषण, ठीक है, इसकी बात की गई कि ये लोग जो हैं अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और उनको चला भी सकते हैं, ऐसा बताया गया है। 31 जो है पहले संपत्ति का अधिकार था, अभी जो है इसको निकाल दिया गया है, तो ये खाली है आपका, ये जगह रिक्त है। और आ जाता है ये छठा आ जाएगा आपका, कौन सा, अनुच्छेद 32 आ जाएगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें आ जाएगा। जब भी आपका कोई मतलब किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है, तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये वीडियो आपका जो मौलिक अधिकार का स्पेशल वीडियो है, ये आपको मिल जाएगा अलग से ट्रिक के साथ, स्टोरी के साथ, जिसको एक बार अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो फिर जो है मौलिक अधिकार के संबंध में आपसे कोई गलती नहीं होगी। और मौलिक अधिकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैटेगराइज करके पूछते हैं, कहाँ से कहाँ तक समानता है, कहाँ स्वतंत्रता है, कहाँ धर्म है, फिर अलग अलग अनुच्छेदों के तहत मतलब अंडर जाकर के वो पूछते हैं किसमें क्या है, किसमें क्या कहा गया है। तो उसको मैंने पूरा एक स्टोरी के साथ वहां पर दिया है, एक वीडियो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। या फिर बिहार शिक्षक भर्ती, जो बिहार शिक्षक भर्ती है, इस प्लेलिस्ट में भी आपको जाकर देखेंगे तो मौलिक अधिकार ट्रिक्स करके वहां पर लगी होगी वीडियो, तो उसको इस लिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं। इस लिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि अभी तक आपके मौलिक अधिकार कंफर्म नहीं हुए हैं तो। लास्ट टाइम में, इवन आप लास्ट टाइम भी चल रहा है तब भी एक बार सुन लेंगे, इसलिए मैंने बनाया है ताकि आपका मौलिक अधिकार कंफर्म हो जाए। अगर याद नहीं है तब भी आप उसको एक बार सुन के जाइए, क्योंकि यहाँ से जैसे आप स्टोरी को याद करेंगे आपका सारे आर्टिकल याद आते चले जाएंगे। और मौलिक अधिकार क्या है ना, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए, इनको कोई नहीं छोड़ सकता। इन मौलिक अधिकारों को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, कोई छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, तो इसमें सब पूछते हैं। 19(6) में जो 19 के सबसेक्शन 1 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये पूरा ट्रिक के द्वारा आपको बताई गई हैं, ये भी इसी में है। तो आगे ये वीडियो आप पक्का देख लेना।
और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने सब यहाँ पर दे दिए हैं। आप इनको अगर पूरे को अच्छे से देख लेंगे तो मुश्किल है कि बाहर जाकर के कोई आर्टिकल पूछा जाए। और तो एक बार ये सारे आर्टिकल्स आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है इन आर्टिकल से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं अपना ये सेशन जो है वाइंड अप करूंगी। आप प्रिपरेशन करते रहिए, और प्रिपरेशन में क्या होगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, दो ही चीज अब बची हैं आपको करने के लिए, और वो आप करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।